हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली सीबीआई के द्वारा जो मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। इस वजह से जो सीबीआई जो इंस्टीट्यूशन है वो न्यूज़ के अंदर है। तो हम देखते हैं कि जो सीबीआई है वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आया, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सीबीआई के। तो जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये एक प्रीमियर एजेंसी है हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की रिगार्डिंग में। चाहे वो इकोनॉमी का सेक्टर हो, चाहे वो क्राइम का सेक्टर हो, तो हर एक सेक्टर में इसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है और एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन का एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सीबीआई की, तो ओरिजिनल जो सीबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1941 के समय हुआ। 1941 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू के समय यहाँ पे एलिगेशंस आए कि एलिगेशंस इस तरीके से थे कि जो ब्राइबरी है, जो यहाँ पे करप्शन है, उसके जो इश्यूज हैं वो कंटिन्यू रेज हुए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो उस समय में इसको 1941 के समय इस्टेब्लिश किया गया। बट अगर हम बात करें दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 है, उसके थ्रू यहाँ पे इसको जो लीगल बैकिंग है वो बेसिकली प्रोवाइड की गई। 1946 का जो ये एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसके थ्रू जो लीगल बैकिंग है वो सीबीआई को प्रोवाइड की गई। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के रूप से भी जानते हैं, डीओपीटी। तो उसी के अंडर में आता है। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, इसके अंडर में ये जो डिपार्टमेंट है वो गिरता है। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन वो मिनिस्ट्री है जो ऑटोमेटिकली डेट मिनिस्ट्री वाज हेडेड बाय द आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा ये जो मिनिस्ट्री है इसको हेड किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जो मिनिस्ट्री है, ये ऑटोमेटिकली इस मिनिस्ट्री को जो हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। एक पर्सनल सेक्टर से है, पब्लिक ग्रीवेंस का है, और पेंशन के जो डिपार्टमेंट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें सीबीआई की, तो स्टूडेंट जो सीबीआई है वो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट एजेंसी के रूप में भी काम करता है। इंटरपोल के साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना हो, उसके साथ में कोई कोऑर्डिनेट करना हो किसी किसी केस के अंदर में, तो वहाँ पे आपको जो सीबीआई है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। इसी एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बेसिकली बताता है जनरल कंसेंट के बारे में। अब ये जनरल कंसेंट क्या है? जब भी सीबीआई के द्वारा यहाँ पे स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन है वो की जाती है, तो उस समय में जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी जनरल कंसेंट है वो रिक्वायर होती है। बट प्रेजेंट समय में जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ, उसके बाद में काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा जो सीबीआई को एक जो जनरल कंसेंट है वो नहीं दी गई। तो ये एक टॉपिक भी न्यूज़ के अंदर में था। 2018-19 के समय में कंटिन्यू जो जनरल कंसेंट है वो यहाँ पे रिजेक्ट की गई थी सीबीआई की। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो जनरल कंसेंट है वो दी जाती है, और उसके बाद ही जो सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस स्टेट के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। अगर किसी हाई कोर्ट के द्वारा, जैसे सपोज कीजिए कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा रिकमेंड कर दिया गया कि इस केस को सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वहाँ पे सीबीआई सुमोटो वे में जो अपना एक्शन है वो कर सकती है उस केस के अंदर। वहाँ पे जो जनरल कंसेंट है वो रिक्वायर नहीं है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं आप देखिए कि हाई कोर्ट के द्वारा एंड जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो जजमेंट है वो डिलीवर कर दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली जो जनरल कंसेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जनरल कंसेंट स्टेट का नहीं चाहिए। सीबीआई के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, तो सीबीआई को के जो डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी है। उस कमेटी के द्वारा जो नाम है वो रिकमेंड किया जाता है। कमेटी के अंदर 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं,
लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन में इस तरीके से भी है, अगर कोई पार्टी को यहाँ पे जो 10% वोट हैं वो नहीं मिले हैं और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो यहाँ पे इमर्ज होती है। सॉरी स्टूडेंट, 10% वोट नहीं, 10% सीट है। तो 10% सीट हैं जो लोकसभा के अंदर नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके जो लीडर होंगे उनको रखा गया है। और इसके अलावा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर एब्सेंस है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इस कमेटी के अंदर। इन तीनों के द्वारा जो नाम है वो रिकमेंड किया जाता है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो किनको अपॉइंट किया जाएगा। तो कौन कौन है एक बार कमेटी के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स। पीएम हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बट अगर कोई पार्टी को जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे इमर्ज होती है, कोई पार्टी को यहाँ पे जो अपोजिशन का जो क्राइटेरिया है वो अचीव नहीं होता है, तो उस समय में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को यहाँ पे रखा जाएगा। और सीजीआई या उनके अलावा अगर सीजीआई प्रेजेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो इन तीनों की ये कमेटी है, 3 लोगों की कमेटी है। इसके द्वारा जो सीबीआई है उसके डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। सीबीआई के डायरेक्टर के अगर हम टेन्योर की बात करें तो 2 साल का जो टेन्योर है वो फिक्स किया गया था। बट स्टूडेंट 2021 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिफॉर्म लाए गए और ये जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 ईयर तक। अब ये सीबीआई और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो ईडी है, उनके लिए एक अमेंडमेंट है, जो ऑर्डिनेंस है वो लाया गया था कि सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनका यहाँ पे जो 2 साल का जो टेन्योर है उसको 5 ईयर तक यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपको जो संतानम कमेटी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ संतानम कमेटी, यहाँ पे जो सीबीआई है ओरिजिनल फॉर्म में जो इस्टेब्लिशमेंट में आता है, संतानम कमेटी की जो कमेटी बनी थी वो बेसिकली करप्शन के रिगार्डिंग में थी। तो उसका रिकमेंडेशन के बाद ही सीबीआई यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी गवर्नमेंट से पूछा है कि अभी तक आपने जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसके रिगार्डिंग में क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए हैं। उसके रिगार्डिंग में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जवाब है वो मांगा गया है। मैनुअल स्क्वेंजिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मैनुअल स्क्वेंजिंग बेसिकली एक डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, मानव को अमानवीय एक ये प्रैक्टिस है जिसके अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको किसी भी फॉर्म में यहाँ पे रिमूवल है या क्लीन है या सेप्टिक जो हमारे टैंक्स हैं उसको यहाँ पे जो मैनुअल के द्वारा इंसान के द्वारा उसको साफ किया जाए, तो उसको यहाँ पे बेसिकली मैनुअल स्क्वेंजिंग की प्रैक्टिस के अंदर रखा गया है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1993 के अंदर में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया कि जो पीपल्स हैं उनका एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में उनका जो काम है उसको यहाँ पे बेसिकली बैन किया गया कि ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते मैनुअल स्क्वेंजिंग का। जो जो, जो ड्राई लेट सबको 1993 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया। स्टूडेंट्स, हम बात करें कि 1993 के समय में ही हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है उसे इस्टेब्लिश किया गया। 10 ईयर के लिए इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंट समय में इसको जो एक्सटेंशन है वो दिया जाता है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको एक्सटेंशन है वो हमको देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जो इसको एक्सटेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बैन लाए गए, ये जो बैन यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए कि मैनुअल स्क्वेंजिंग आप नहीं कर सकते हो, जो जिस तरीके से इस तरह जो क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेप्टिक टैंक को जो साफ करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा इन सब बैन लगाने के बाद में भी जो डिफ़िकल्ट हुआ, ऐसे लोग जो इस काम के अंदर जुड़े हुए थे उनको यहाँ से लिबरेट करना, उनको यहाँ से फ्री करना, क्योंकि ये जो डिह्यूमनाइजिंग जो प्रैक्टिस है इसको लिबरेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक ऐसी विशियस साइकिल यहाँ पे क्रिएट हुई कि उन लोगों के द्वारा जो दूसरा एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा। फाइनेंशियल सेफ्टी इन लोगों के पास आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसके बारे में, तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में गवर्नमेंट के द्वारा
prohibition of manual scavenging, prohibition of employment as manual scavenger एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट है वो लाया गया 2013 में। तो उनके रिहेबिलिटेशन की यहाँ पे जो काम है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कि उनके द्वारा जो अल्टरनेटिव यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेटिव जो वर्क है उसके अंदर जाके वो लोग काम कर सकें। उनको यहाँ पे जो मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी जो सपोर्ट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। 2013 के इस एक्ट के बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक और उसके अंदर मेजर लिया गया, एक और इनिशिएटिव लिया गया कि बिना जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके बिना टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा कोई भी ह्यूमन है वो यहाँ पे क्लीनिंग की, ये जो सेप्टिक टैंक को जो क्लीन करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर विदाउट द टेक्निकल इक्विपमेंट के नहीं जाएगा। बट स्टूडेंट्स आज भी आपको हर एक साल कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलते हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं, ये जो सफाई कर्मचारी हैं जो हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको साफ़ करते हैं, चाहे वो सेप्टिक टैंक हो, चाहे वो सीवरेज की पाइपलाइन हो, तो जिनके द्वारा इनकी जो सफाई की जाती है स्टूडेंट्स, उनको बेसिकली उनकी जो डेथ की न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलती है। टेक्निकल सपोर्ट है वो इनके जो इनके टेंडर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा टेक्निकल सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। इवन ये लोग आप देखिए कि जो मैच स्टिक है, जो माचिस जो होता है उसको ये यूज़ करते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो है या नहीं है। क्यों आप देख इसके रिगार्डिंग में जो मैनुअल स्क्वेंजर हैं इनके रिगार्डिंग में एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार ने अपने शो के अंदर में आज से 4 या 5 साल पहले, आप यूट्यूब पे उसको सर्च करना आपको मिलेगा वो शो। तो आप 4 या 5 साल पहले रवीश कुमार ने अपने शो के अंदर इन लोगों को इनवाइट किया था और इन लोगों से बैठ के बात की कि किस तरीके से ये जो लोग हैं वो काम करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में भी आप देख लेना, अगर आपको कभी समय मिले तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा 2013 के इस एक्ट में जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं उनको यहाँ पे रिहेबिलिट करने का काम किया गया, टेक्निकल सपोर्ट देने का काम किया गया। आपको इसी एक्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है कि जो टॉयलेट डे है 19 नवंबर को जो टॉयलेट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कंपनसेशन है 10 लाख का जो कंपनसेशन है वो कुछ मैनुअल स्क्वेंजर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया था 2014 के समय में। बांदीकूट नाम का एक रोबोट है वो यहाँ पे बनाया गया है जो बेसिकली मैन होल जो क्लीनिंग के रूप में काम करता है। तो एक नया टेक्निकल सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैनुअल स्क्वेंजिंग की तो यूपीएससी के द्वारा 2016 का जो समय था, 2016 का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान, जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये 2016 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय गरिमा अभियान कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। तो बेसिकली राष्ट्रीय गरिमा अभियान की अगर हम बात करें जो जन साहस नाम का एक एनजीओ है जिसके द्वारा ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान है वो चलाया गया। लोगों से बात की गई कि मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो प्रैक्टिस है इसको रोकने की ज़रूरत है, कैसे हम किसी ह्यूमन को इस तरीके की जो अमानवीय जो प्रैक्टिस है वो करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय गरिमा अभियान बेसिकली मैनुअल स्क्वेंजर से रिलेटेड था। जन साहस नाम का एक एनजीओ के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है वो चलाया गया था 2000 के समय में। स्टूडेंट्स इसी मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड 2-3 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और उनको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स इन पर्सनैलिटीज़ को आप अपने जीएस के पेपर एथिक्स के अंदर में यूज कर सकते हो, आप अपने एसए के पेपर के अंदर यूज कर सकते हो, पर्सनैलिटी इंटरव्यू के अंदर आप यूज कर सकते हो। इवन आप GS1 एंड GS2 के अंदर अगर एग्जाम्पल के रूप में कोई भी आप आंसर लिख रहे हो मैनुअल स्क्वेंजिंग के रिगार्डिंग में या क्लीनिंग के रिगार्डिंग में या टॉयलेट्स के रिगार्डिंग, स्वच्छ भारत अभियान, तो वहाँ पे भी आप कोट कर सकते हो इन लोगों के द्वारा, क्योंकि एनजीओज ये इनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो यहाँ पे हमने टॉयलेट डे की बात करी जो 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो टॉयलेट डे में आप देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान की वजह से आपको जो ओपन डेफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हुई है इंडिया के अंदर में। तो आप टॉयलेट डे के रूप में एक आपने सुलभ जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में सुना होगा। तो सुलभ इंटरनेशनल नाम का जो ये कॉम्प्लेक्स है इसका जो इस्टेब्लिश करने वाले जो पर्सन हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी सारे अवार्ड इनको दिए गए हैं। तो सुलभ कॉम्प्लेक्स को जो इस्टेब्लिश करने वाले जो पर्सन हैं बिंदेश्वर पाठक, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। बिंदेश्वर पाठक आई थिंक ये बिहार से हैं बिंदेश्वर जी, और इन्होंने काफ़ी सेक्टर्स के अंदर वर्क किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें
जो जन साहस एनजीओ है जिसके द्वारा राष्ट्रीय गरिमा अभियान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, इस जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है इसको रोकने के लिए, वो बेसिकली चलाया गया है आसिफ शेख के द्वारा। और एक हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन है बेंजवाड़ा विल्सन। बेंजवाड़ा विल्सन के द्वारा जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन है वो चलाया गया, और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2016 के समय में दिया गया था। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, बिंदेश्वर पाठक हैं, बेंजवाड़ा विल्सन हैं और आसिफ शेख नाम के जो पर्सन हैं, इनके द्वारा जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है वो किया गया है। तो इन नेम्स को आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है ई संजीवनी के बारे में। हमारे पीएम के द्वारा रिसेंटली जो मन की बात प्रोग्राम है उसके अंदर ई संजीवनी का जो कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने प्रेज किया है, एंडोर्स किया है कि संजीवनी के इस एक्टिविटी के थ्रू किस तरीके से जो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो लोगों को हेल्प मिली है, उनको जो रिलीफ है वो प्रोवाइड हुआ है। ई संजीवनी की अगर हम बात करें, एक टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का जो मेन हेल्प है वो आपको कोविड-19 के समय देखने के लिए मिला था। जब कंट्री के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो उस समय में इसी टेलीमेडिसिन के द्वारा जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा पेशेंट्स को यहाँ पे जो हेल्प है वो प्रोवाइड की गई, उनको मेडिकल सपोर्ट है, मेडिकल जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की गई थी इन्हीं टेलीमेडिसिन सर्विस के थ्रू। तो ई संजीवनी पोर्टल आपको देखने के लिए मिलता है। ई संजीवनी पोर्टल है जिसे किसने डेवलप किया है, जो सीडैक नाम का हमारा इंस्टीट्यूशन है मोहाली के अंदर। मोहाली कहाँ है, चंडीगढ़ के पास ही सिचुएटेड है, चंडीगढ़ के नियर बाई एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छा एक नया सिटी है मोहाली, तो वहाँ पे सीडैक हमारा सिचुएटेड है। सीडैक है बेसिकली सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग में है। सीडैक के अगर हम बात करें तो हमारा जो मीटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है सीडैक। यहाँ पे 2 टाइप की सीडैक के द्वारा ई संजीवनी पोर्टल है वो डेवलप किया गया है। एक ई संजीवनी पोर्टल है डॉक्टर टू डॉक्टर, जो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके का जो नया यहाँ पे किसी भी अगर डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग में डॉक्टर्स का आपस में जो कॉन्फ्रेंस है, आपस में जो कंसल्टेशन है उसके रिगार्डिंग में है। एक डॉक्टर टू पेशेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ई संजीवनी ओपीडी के नाम से उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये ई संजीवनी पोर्टल के बारे में था। आयुष्मान भारत मिशन के अंडर में ये बेसिकली आते हैं ई संजीवनी पोर्टल, जो एक टेलीमेडिसिन की सर्विस प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के अंदर आपको यहाँ पे स्टार्ट किया गया और काफ़ी इसका बेनिफिट है वो देखने के लिए मिला है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के जो स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ई संजीवनी पोर्टल के अंदर में। मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में हमने डिस्कस किया और सीबीआई के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ एनालिसिस था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए स्टूडेंट्स, इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।